हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल RM एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ। ठीक है, हिमालय की अंतर्गत जो प्रमुख नदियाँ आती हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिमालय के अंतर्गत जैसे प्रमुख रूप से 3 तंत्र आते हैं, नदी तंत्र। पहला तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा गंगा नदी तंत्र। जो सिंधु नदी तंत्र है वो तिब्बत से निकलता है और वो ये दिशा पूर्व होती है और ये दिशा पश्चिम होती है। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है और ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर भारत से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में गिरती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत से ही निकलती है, वहीं मानसरोवर झील से ये पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बहती हुई बांग्लादेश में जाकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। और जो गंगा नदी तंत्र है ये हमारे उत्तर भारत के मैदान में बहती है, ये भी हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसको सुविधा के लिए 3 तंत्रों में बांटा गया है ताकि हम इसका सुविधाजनक अध्ययन कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो ये जो सिंधु नदी है ये पूरे नदी तंत्र किसे कहते हैं? नदी तंत्र वो होता है कोई भी मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां समेत उसका जितना क्षेत्रफल पर उसका विस्तार होता है। जैसे मान लो ये सिंधु नदी है, इसकी हमने तो सिर्फ प्रमुख रूप से 5 सहायक नदियां इसकी दर्शाई हैं, लेकिन इसकी छोटी छोटी सैकड़ों सहायक नदियां हैं। जैसे दाईं तरफ से बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं सिंधु नदी में। तो वो सारी नदियों के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उसको पूरा हम उस नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र की जितनी सहायक नदियां होंगी ये सब क्षेत्र पूरा भाग ये सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आएगा। इसे हम कहेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो ये जो सिंधु नदी है ये अपने तंत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर के पास चेमांगयुंगडुम, ठीक है, इस ग्लेशियर से निकलती है और फिर तिब्बत में है। ये तिब्बत से निकलती हुई फिर भारत में प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है और यहाँ पर एक सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज हमने आपको बताया था क्या होता है। 2 बहुत ऊंची ऊंची घाटियाँ होती हैं, उनके बीच से जब नदियाँ बहती हैं उसे हम गार्ज कहते हैं। तो यहाँ से होती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये हो गई हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह जिला स्थित है। ठीक है, और इसी के दाएं तट पर एक नदी इसकी सहायक नदी आके मिलती है काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, भले ये छोटी नदी है। अब इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से। वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ये हम आपको बता दें, ये झेलम नदी है, ठीक है, ये चिनाब नदी है, ये रावी, ये ब्यास और ये सतलज। ये 5 ही नदियाँ सिंधु नदी से बाईं तरफ से मिलती हैं। ठीक है, ये 5 नदियाँ सिंधु नदी में, इन्हें पंचनद भी कहा जाता है, इन 5 सहायक नदियों को। तो देखो, जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील है, वहाँ से निकलती है। ये बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से हमारी झेलम नदी निकलती है और ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ प्रवाहित होती है जम्मू कश्मीर में और ये कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर कुछ दूर तक बहती है? वो है हमारी झेलम नदी। ठीक है, ये उसके बाद फिर आते हैं चिनाब नदी पर। चिनाब नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश के बरालाचाला दर्रे से निकलती है, हम दर्रा आपको पढ़ाएंगे। इस दर्रे के समीप से निकलती है और ये भी बाईं तरफ से ही जाती है और झेलम और चिनाब पाकिस्तान में जाके मिल जाती हैं। चिनाब के बाद आती है हमारी रावी नदी। रावी और ब्यास ये दोनों एक ही जगह से लगभग आसपास से निकलती हैं और रावी तो बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन ये जो ब्यास नदी है ये सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये भारत में ही पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, यहाँ पे पंजाब में इस स्थान को हम हरिके कहेंगे, इसी स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है ब्यास नदी। ठीक है, और ये सतलज नदी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है।
ये तिब्बत के राकसताल से निकलती है, ठीक है, मानसरोवर के पास ही राकसताल है। यहाँ से निकलती हुई तिब्बत में प्रवाहित होती है, फिर यहाँ पे शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, गहरी घाटियों में बहती है। उसके बाद ये भारत में 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, पहला तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। ये 2 राज्यों में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और ये 5 नदियों का जल ले जाके पाकिस्तान के पठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी को दे देती है और फिर ये सिंधु नदी इसको ले जाके अरब सागर में गिरा देती है, ठीक है। ये हो गई हमारे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बातें। सिंधु नदी तंत्र हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो प्रमुख नदी है ये ब्रह्मपुत्र है। इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो दाईं और बाईं तरफ से मिलती हैं। अच्छा, ये जो सिंधु नदी तंत्र हमने आपको पढ़ाया, इसकी सिर्फ इतनी ही सहायक नदियां नहीं हैं, इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, तो इन्हीं 5 के उसमें मत रहिएगा। तो अब हम आते हैं ब्रह्मपुत्र पर। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। ये कुछ दूर तक तो ऐसे समानांतर बहती है, लेकिन फिर यहाँ पर दिहंग गार्ज का निर्माण करती है। दिहंग गार्ज मतलब बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं किनारे किनारे और बीच में यहाँ से नदी बहती है बहुत गहराई में, उसे हम गार्ज कहते हैं। यहाँ गार्ज का निर्माण करके ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में प्रवेश करके ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में बहती है, फिर उसके बाद असम में आ जाती है। असम में जब ये नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो असम में चूँकि इधर ये हमारा इतने पे ऐसे असम रहता है, यहाँ से यहाँ तक। असम में इस तरफ ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ हिमालय पहाड़ रहता है और नीचे की तरफ मेघालय पठार रहता है। तो बीच में जो घाटी बनती है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में प्रमुख रूप से कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, नदी में द्वीप पाए जाते हैं। हमने समुद्रों में द्वीप पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कई सारे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। इसे ये क्या कहते हैं, असम का ज़िला भी है, यहाँ पे लोग रहते हैं माजुली द्वीप पर। ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है नदी का, किसी नदी का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, क्योंकि ये नदी में है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र बहती हुई यहाँ पे बांग्लादेश में चली आती है, ठीक है। बांग्लादेश में आती है और यहाँ पे मणिपुर से फिर ये आगे यहाँ ये हमारी गंगा है। हम अभी गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ गंगा नदी से मिलती है और फिर मेघना से मिलकर यहाँ आगे जाके सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व का। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब आएंगे हम गंगा नदी तंत्र की, जो कि उत्तर भारत में बहती है। ये जो गंगा नदी तंत्र है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कुछ प्रदेश होते हैं उत्तर भारत नदी तंत्र में, ठीक। ये जो मैदानी क्षेत्र में नदियाँ बहती हैं हिमालय से निकलकर, वो क्या क्या हैं कि जैसे सबसे पहले तो यहाँ से भाबर प्रदेश बनता है। भाबर प्रदेश अभी आपको बताएंगे ये क्या है। तराई, खादर और बांगर, ये 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं उत्तर भारत की नदियों के। तो सबसे पहले बात करेंगे भाबर की। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये जैसे मान लो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं, ये जैसे मान लो हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है। अब कोई नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो जब पहाड़ से नदियाँ बहती हैं तो उनका वेग बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही तेज़ी से बहती हैं। तो रास्ते में जितने भी शिलाखंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिलाखंड, मतलब आप अभी जिस कमरे में बैठे हुए हैं उससे भी बड़े बड़े शिलाखंड, वो अपने साथ बहा कर ले आती हैं। और यहाँ तो बहुत तेज़ वेग होता है, तो यहाँ से तो लेके चली आती हैं। लेकिन जब शिवालिक के निचले हिस्से में पहुँचती हैं वो नदियाँ, तो वहाँ पे इनका वेग कम हो जाता है और ये शिलाखंडों को ले जाने में असमर्थ रह जाती हैं। तो ये शिलाखंडों को वहीं पे छोड़ देती हैं, अपने ही द्वारा लाएगी शिलाखंडों को, ठीक है। और ये शिलाखंड यहाँ पे एकत्रित होते होते बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं और नदियाँ इनके ऊपर से ना बह करके इन शिलाखंडों में जो जगह रह जाती है बीच में, उनके अंदर से बहने लगती हैं। यहाँ पे शिवालिक के गिरिपाद में, लगभग यहाँ निचले हिस्से में, ठीक है।
यही कारण है कि यहाँ पे नदियाँ दिखती ही नहीं है। भाबर प्रदेश में नदियाँ यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। तो विलुप्त होने का मतलब कोई जादू नहीं है, जबकि नदियाँ इन्हीं शिलाखंडों के नीचे से बहने लगती हैं, और जब ये शिलाखंड यहाँ जहाँ ख़त्म होते हैं नदियाँ वहाँ से हमें फिर दिखने लगती हैं। तो अब चूँकि यहाँ नदी भले एक सीधी रेखा में आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे वो सीधी रेखा में नहीं निकलेगी, क्योंकि जब बहुत सारे शिलाखंडों में ऐसे नदी घुस गई है यहाँ से ऐसे ऐसे, तो उसका जल फिर चारों तरफ से ऐसे थोड़ा तितर बितर हो जाता है, एक जगह से नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये इस वाले क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे नदी बाहर निकलती है। ठीक है, ये हमारा तराई क्षेत्र हो गया। ये स्वास्थ्य के अगर लहजे में देखें तो ये क्षेत्र हमारे लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जलीय जीव जंतु, मच्छर वगैरह ये सब पाए जाते हैं, जो कि नुकसानदेह है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये स्थान दलदली होता है, तराई क्षेत्र का स्थान। ये हो गया हमारा तराई क्षेत्र, भाबर और तराई। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? ये सिंध नदी से तीस्ता नदी यहाँ पे आती है, यहाँ इतनी दूर में ये भाबर और तराई क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितनी दूर भाबर रहेगा उतनी ही दूर तराई भी रहेगा। ठीक है, भाबर का मतलब जहाँ नदियाँ अंदर गई रहेंगी वहीं से निकलेंगी। ये हो गया भाबर और तराई। अब बात करेंगे खादर और बांगर की। आई होप आपको भाबर और तराई क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पहले खादर की, फिर बांगर की। चूँकि नदियाँ जब मैदानों में बहना स्टार्ट करती हैं तो ऐसे कहीं से भी नहीं बहने लग जाती हैं, वो एक ढलान ढूंढती हैं। जैसे अब कोई इधर जगह है, इधर जगह है, नदियाँ जहाँ से बहती हैं वो थोड़ा सा गहरा स्थान होता है, तो यहाँ से नदियाँ बह रही हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब चूँकि नदियों में जब बाढ़ आएगी, ठीक है, नदियों का एक अपना स्थान होता है जल घेरने का। नदियों में जब बाढ़ आती है हर वर्ष, जब वर्षा का मौसम आ जाता है, पानी अधिक हो जाता है, नदियाँ जहाँ तक फैलती हैं, नदियों का जल लगभग, अगर यहाँ पर नदियाँ हर वर्ष अपना अधिग्रहण क्षेत्र बनाती हैं, मतलब हर वर्ष बाढ़ आने पर नदियों का पानी जहाँ तक फैल जाता है, उस क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या इससे फ़र्क पड़ता है, ये कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल नदियाँ अपने द्वारा बहाई गई मिट्टियाँ ले आती हैं, हर साल यहाँ की मिट्टी नई हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ हर साल बाढ़ आती है। ये हो गए हमारे कौन सा क्षेत्र है, ये खादर। ये इतना जो है ये खादर क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन जिन भागों में नदियाँ नहीं पहुँच पाती, नदियों का जल, वो पुरानी मिट्टियाँ होती हैं, उन्हें बांगर क्षेत्र कहेंगे। जो पुरानी मिट्टियाँ हैं, जिन्हें जो हर साल नई नहीं होती हैं, और ये खादर प्रदेश की मिट्टियाँ हर साल नई हो जाती हैं। तो ये कुछ बातें थी जो उत्तर भारत की नदियों के बारे में जानने लायक थी। अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, सॉरी ये उत्तराखंड है, गलती से निकल गया। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा, ये जो दोनों मिलती हैं यहाँ पे गंगा नदी बनती है, गंगा और भागीरथी। और यहाँ पे एक उसके थोड़ी ही दूर पे उत्तराखंड में ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, और इसके दाहिनी तरफ से आके यहाँ पे प्रयागराज में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, वहाँ पे आके मिल जाती है गंगा नदी से। अब गंगा नदी जब यहाँ से प्रवाहित होना स्टार्ट करती है तो ये कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। पहले तो ये उत्तराखंड से ही निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार में जाती है, और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सीमा पड़ती है झारखंड की, झारखंड में बहती है, फिर पश्चिम बंगाल में बहती है। बहुत लोगों को झारखंड जो है नहीं ध्यान देते, क्योंकि झारखंड में बहुत थोड़ी दूर पे ही गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी, फिर पश्चिम बंगाल में, और जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसकी एक वितरिका हो जाती है, मतलब ये इसकी एक शाखा यहाँ से छूट जाती है, अलग हो जाती है।
तो गंगा नदी चली जाती है बांग्लादेश में, और ये जो यहाँ भितरिका इसकी निकलती है इसको हम हुगली नदी कहते हैं। इसी के तट पर हमारा कोलकाता स्थित है, हुगली नदी के तट पर ही। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर। यहाँ से हुगली नदी यहाँ से इससे अलग हो जाती है, फिर जो है ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। जब पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में जाने के बाद गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, ये मान के चलना, जब मैं यहाँ जमुना नाम लूँगी तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहूँगी और पद्मा गंगा नदी को कहूँगी। तो पद्मा और जमुना यहाँ बांग्लादेश में जाके मिलती हैं एक दूसरे से, तो इसकी जो संयुक्त धारा बनती है, एक धारा जब हो जाती है उस धारा को भी हम पद्मा ही कहते हैं। ठीक है, फिर पद्मा थोड़ी दूर बांग्लादेश में बहती हैं और थोड़ी दूर बहने के बाद ही यहाँ मणिपुर से एक और नदी निकल कर आती है जिसका नाम है मेघना नदी। ठीक है, इसको बराक नदी भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, इसे मेघना नदी कहेंगे। फिर ये आके जमुना और पद्मा की जो संयुक्त धारा है जिसका नाम पद्मा है उससे आके मिल जाती है यहाँ पे, तब इसकी संयुक्त धारा का नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, पूछता है गंगा नदी का आखिरी नाम क्या है? उसका आखिरी नाम है मेघना। और फिर ये मेघना आगे चल के यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका नाम ही क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसका नाम ही इसी वनस्पति के नाम पर पड़ा है। मैंग्रोव वन यहीं पे पाए जाते हैं, ये जलीय वन है। ठीक है, अब गंगा नदी के कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि आप ऐसे पूछता है दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदी, बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी। दाहिनी तरफ से जो नदी मिलती है उसमें सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कई नदियां हैं, दाहिनी तरफ से चंबल नदी मिलती है, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस भी यहाँ पे मिलती है। ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन है, यमुना को छोड़ के बाकी सारी नदियाँ जो इससे दाहिनी तरफ से मिलती हैं वो सब प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, मतलब इस वाले भाग से। और बाईं तरफ से बहने वाली सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उनका उद्गम स्थल हिमालय से होता है। उनमें प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ इससे बाईं तरफ से मिलती हैं। ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र। हमने आज पढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, आगे के अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।